नमस्कार, मैं स्वामी अज्ञे भारती जी की पुस्तक ओशो की मधुशाला में बच्चन इसे पढ़ रहा हूँ और मुझे कुछ बहुत ही अच्छी बातें लगीं, तो मुझे लगा कि ये मैं अपने मित्रों के साथ साझा करूँ। उसी क्रम में मैं ये तीसरा वीडियो बना रहा हूँ, आप सुनें। बच्चन जी से मैंने एक नवोदित कवि एवं उनकी कविताओं के प्रेमी के रूप में पत्र व्यवहार शुरू किया था। वे बड़ी सरलता से व बहुत शीघ्र उत्तर देते थे, यहाँ तक कि उनका मुझ पर काफ़ी स्नेह हो गया। तभी तो बच्चन निकट से नामक पुस्तक जो 1968 में राजपाल एंड सन्स ने प्रकाशित की, उसमें मेरा भी एक 13 प्रश्नों का संस्मरणात्मक लेख छपा। उस समय मेरे लिए यह बड़े गौरव की बात थी कि जिस पुस्तक में सर्वश्री रामानुजलाल श्रीवास्तव, भगवती चरण वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, इला इलाचंद्र जोशी, केदारनाथ अग्रवाल, उपेंद्रनाथ अश्क, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, अक्षय कुमार जैन, डॉक्टर प्रभाकर माचवे, डॉक्टर बच्चन सिंह आदि देश के दिग्गज साहित्यकारों के लेख छपे, उसमें ससम्मान आमंत्रित करके मुझ जैसे शिशु का भी लेख अपने कवि से बहुत बड़े मनुष्य शीर्षक से छपा। हाँ, मैं साहित्यिक जगत में शिशु ही था। 1964 की मार्च से तो लिखना शुरू ही हुआ था। बच्चन जी को कुछ दिनों खूब जिया हूँ। मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण आदि पढ़कर तो उन्हें प्रेम ही करने लगा। उनसे इतना जोड़ अनुभव करने लगा कि हालत यह हो गई कि जो भी मैं लिखता, मुझे लगता बच्चन जी ही लिख रहे हैं। उनकी जितनी भी रचनाएं पढ़ता, सब मेरी ही लिखी हुई लगतीं। इस आशय की भी अनेक कविताएं उस दौरान फूट पड़ीं। एक लंबी कविता की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। मैं लिखता जो लगता लिख गए बच्चन, मैं पढ़ता जो लगता पढ़ गए बच्चन। उनसे यूं एकात्म हो जाना मेरे लिए बड़ा हितकर साबित हुआ, जिसके लिए आज भी उनका आभार मानता हूँ। वह वह हित यह हुआ कि इस उस तरह का बहुत सारा लिखने से मैं सहज ही मुक्त हो गया, वरना बहुत दिनों तक निशा निमंत्रण व मधुकलश जैसी रचनाएं करता रहता। उस मनोदशा को जी लिया, अभिव्यक्त हो लिया, उससे बाहर हो गया, आगे निकल गया। उन्हें ही दोबारा लिखने की मुझे ज़रूरत न रही। यह मेरी नहीं, बच्चन जी की उपलब्धि है। मेरी दृष्टि में बच्चन जी के लेखन की यही बड़ी सफलता एवं सार्थकता है कि ज़िंदगी की यात्रा में जब भी उस जगह होगा जहाँ से उन रचनाओं का जन्म हुआ है, तो उनमें स्वयं को पाएगा। मैं बच्चन जी का अनुग्रह मानता हूँ कि मेरी बहुत दिनों की लेखकी यात्रा उन्होंने चंद दिनों, सप्ताहों में पूरी करवा दी। मैं उनसे कितना जुड़ गया था, इसका अनुमान इस बात से भी सहज ही लग जाएगा कि मेरे मन में उनकी कोई पुस्तक पढ़ने पर कभी भी किसी भी स्तर पर कोई प्रश्न नहीं उठा, जबकि पच्चीसों वर्षों से उनके अत्यधिक निकट रहे लोग भी उनकी रचनाओं को लेकर उनसे अनेक स्थल पर अनेक प्रश्न पूछते रहे हैं। बच्चन जी भी मेरे प्रेम में इतना पड़ गए कि पारिवारिक समारोहों पर भी मुझे सप्रेम याद करने लगे। हाँ, उन्होंने अमिताभ बच्चन व जया भादुड़ी के विवाह के अवसर पर 3 जून 1973 मुझे कार्ड भेजा। बाद में अजिताभ व रमोला के विवाह पर 27 दिसंबर 1973 कार्ड भेजा। फिर जया की पुत्री श्वेतांबरा के जन्म 8 दिसंबर 1974 पर, तत्पश्चात रमोला की पुत्री नीलांबरा के जन्म पर 24 जनवरी 1974 को 67 वर्ष की आयु में बच्चन जी ने अपनी शादी की 33वीं वर्षगांठ मनाई, तो बड़े प्रेम से याद किया। यह बात दूसरी है कि मैं कभी जा न सका। ओशो से मिलने के बाद मेरे पास समय की सदा कमी रही। रेलवे की नौकरी के अलावा अगर मैंने कुछ किया है तो ओशो से मिलना, उनका प्रवचन सुनना, उनके शिविर अटेंड करना, उनको पढ़ना, उनको लिखना, और किसी चीज़ के लिए कभी मेरे पास समय ही नहीं रहा। खैर, तो बच्चन जी को जी लेने के बाद मैं एक सघन और विस्फोटक अकेलेपन को जीने लगा। सच यह है कि इस बिंदु पर खलील जिब्रान के साहित्य से परिचय न हो गया होता, तो मैं आज जिंदा न होता। खलील जिब्रान को अपने जीवन में अब तक पढ़े समस्त लेखकों, कवियों से अधिक समर्थ मानता हूँ। रवीन्द्रनाथ टैगोर से उसकी तुलना की अवश्य जाती है, पर रवीन्द्रनाथ बहुत कोमल एवं स्त्रैण हैं। खलील जिब्रान जैसा विद्रोही स्वर मुझे कहीं देखने सुनने को नहीं मिला। यहाँ तक कि महान रहस्यदर्शी मनीषी ओशो को छोड़कर
दूसरे किसी जागृत पुरुष में भी विद्रोह की वह ज्वाला, वह लपट नहीं दिखाई देती जो खलील जिब्रान के साहित्य में है। उसकी प्रॉफिट तो एक ऐसी अनूठी कृति है जिसमें आदमी कहीं भी किसी भी दशा में हो, हर एक को आशा ही आशा है, जीवन ही जीवन है। बहुत बल मिलता है उसे पढ़कर। आत्महत्या की मनःस्थिति का व्यक्ति भी ऐसी मनोदशा में पहुंच सकता है जहां वह अपने ख्याल पर, अपनी हताशा पर स्वयं हंस पड़े और जीवन को पूरी श्रद्धा व आत्मबल के साथ जीना शुरू कर दे। जब मैं भरी भीड़ में भी नितांत अकेला महसूस करता हूँ, पूर्णतः एकाकी, उस समय खलील जिब्रान से परिचित हुआ और आश्चर्यजनक है कि परिचय के प्रथम क्षण से ही मैंने उसे सदा अपने साथ मौजूद पाया। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते एक कल्याण मित्र की भांति, एक परम प्रेमी की भांति। हाँ, उन दिनों जिंदा रखने का श्रेय खलील जिब्रान को ही जाता है। सच यह है कि उसे मैं अपना प्रथम गुरु मानता हूँ। उसकी पुस्तक प्रॉफिट को नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला, यह तो मैं नहीं जानता, पर यह अवश्य जानता हूँ कि उसे नोबेल पुरस्कार न मिलना नोबेल पुरस्कार का ही दुर्भाग्य है। वह तो आज भी उसी महिमा एवं गरिमा के साथ पढ़ा जा रहा है और विश्व साहित्य में अपना अलग स्थान बनाए खड़ा है। अडिग अमर खैर। आज ख्याल करता हूँ तो अपने सौभाग्य के लिए, अस्तित्व के प्रति कितने अनुग्रह से भर जाता हूँ कि खलील जिब्रान के बाद मेरा मिलना परम सदगुरु ओशो से हो गया। उनकी वाणी में तो अमृत का स्वाद है ही, उनके सानिध्य में होना चमत्कार है। गौर करता हूँ तो इसके लिए भी अस्तित्व के प्रति अहोभाव से भर जाता हूँ कि जीवन कितना क्रम से चला है। पहले बच्चन, तब खलील जिब्रान और तब ओशो। पहले ही ओशो से मिल गया होता तो उन्हें पहचान न पाता। खैर, तो ओशो से मिलते ही मैं उनसे इतना भर गया कि निरंतर उन्हीं की चर्चा करना मेरा जीवन क्रम हो गया। स्वभावतः बच्चन जी से किसी पत्र में मैंने उनका जिक्र किया। उत्तर में बच्चन जी ने 18 मार्च 1969 को लिखा, रजनीश जी क्रांतिकारी विचारक और दार्शनिक हैं। उनके लेख जब भी मुझे मिलते हैं, मैं पढ़ता हूँ। कभी उनके दर्शन नहीं कर सका, ये आवश्यक भी नहीं। वे अपने लेखों में पूर्णतया मिलते हैं। देश के चिंतकों पर उनका प्रभाव पड़ेगा। अब तक तो मैं ओशो का दीवाना हो चला था, भक्त हो चला था। अतः मेरे पास यहाँ वहाँ हर कहीं ओशो का जिक्र करने के सिवा जैसे कुछ बचा ही न था। रात दिन जहाँ भी मौका मिल जाए, जब भी मौका मिल जाए, बस उन्हीं का ही जिक्र। स्वभावतः बच्चन जी बच्चन जी से पुनः मैंने ओशो का जिक्र किया और पूछा कि कहें तो कुछ साहित्य भेज दूं। उत्तर जो मिला उससे समझ में आया कि बच्चन जी को ओशो में खासी रुचि है। उन्होंने 15 मई 1969 को लिखा, रजनीश जी का साहित्य पढ़कर प्रसन्नता होगी। वैसे वे खूब लिखते हैं और हर सप्ताह कहीं न कहीं उनका कुछ नज़रों के आगे आज आता है। इसी साप्ताहिक हिंदुस्तान में तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत उनका एक लेख है। कभी रजनीश जी को सुनना भी चाहता हूँ। सुना है वे बड़े सशक्त वक्ता भी हैं। कभी उनका दिल्ली आने का कार्यक्रम हो तो सूचित करोगे। तुम्हारा पिछला पत्र मिला था, उत्तर नहीं दे पाया। लिखने में उंगलियों में दर्द होने लगता है। पेट में अल्सर ज्यों का त्यों है। दवा परहेज भी हो रहा है। चिंता की बात नहीं, उम्र का भोग तो होगा ही। घर में सबको मेरा आशीष। उपर्युक्त पत्र पाने पर मैंने ओशो की कुछ पुस्तकें जो जबलपुर में उपलब्ध थी तत्काल खरीदी और उनके लिए भेज दी। पुस्तक पाने पर उन्होंने 4 जुलाई 1969 को लिखा, रजनीश जी का जो साहित्य आपने भेजा है उसके लिए आभारी हूँ। धीरे धीरे पढ़ूंगा। एक बार उनके दर्शन भी करना चाहता हूँ। उन्हें उन्हें कोई संस्था भी स्थापित करनी चाहिए जहाँ उनके विचारों के अनुरूप लोगों को विधिवत दीक्षित किया जा सके। जिन 3 विशेष पुस्तकों की ओर आपने संकेत किया है उन्हें मैं मोतीलाल बनारसी दास से मंगा दूंगा। आपके और परिवार के सब लोगों के मंगल कल्याण के लिए मेरी शुभकामनाएं। बच्चन जी की इतनी रुचि एवं दर्शन की अभिलाषा देख मैंने उन्हें सूचित किया कि 2 अगस्त को लुधियाना जाते समय और 6 अगस्त को वहां से लौटते समय ओशो लगभग 14-15 घंटे के लिए लाला सुंदरलाल जी के यहाँ ठहरेंगे। कृपया फोन करके समय ले लें व मिल लें। शायद मैं भी उनके साथ हूँ। यदि मैं हुआ तो मैं स्वयं फोन पर संपर्क करूंगा। बच्चन जी ने 19 जुलाई 1969 को लिखा, 2 अथवा 6 अगस्त को मोतीलाल बनारसी दास के यहाँ फोन कर रजनीश जी से मिलने का प्रयत्न करूंगा। आशा है आप भी मिल सकेंगे। आखिर ओशो के साथ मैं भी लुधियाना जा सका। 2 अगस्त को लाला सुंदरदास के यहाँ हम ठहरे। बच्चन जी को फोन करके मैंने उन्हें बता दिया कि लुधियाना से वापसी के समय 6 अगस्त को 2 बजे दिन में ओशो से मिलने आ जाएं।
अतः लुधियाना से जब हम लौटे तो 6 अगस्त को 2 बजे दिन में बच्चन जी ओशो से मिलने आए और वे मंत्रमुग्ध से वहां तब तक रहे जब तक ओशो रहे। उन्होंने अपनी पुस्तक मधुशाला की एक प्रति ओशो को यह कहते हुए भेंट की कि मैं तो जिंदगी भर यही खेल खेलता रहा हूँ। शांतिलाल जी के निवेदन पर कुछ एक रुबाइयां गाकर भी सुनाई। भेंट का सविस्तार जिक्र मेरी ओशो गाथा नामक पुस्तक में आ चुका है। शाम वहां से रेलवे स्टेशन के लिए चलते चलते एक बड़ा मार्मिक क्षण आया जब बच्चन जी ने कहा, मैं एक प्रोफेसी करना चाहता हूँ। ओशो ने प्रेमपूर्ण नजरों से उनकी ओर देखा और कहने का संकेत किया और बच्चन जी ने डबडबाई आंखों के साथ कहा, यू आर ए ट्रेजिक पर्सन एंड यू शैल बी क्रूसिफाइड। यह सुन मेरी भी आंखें छलछला आईं और मेरी सांसें बहुत लंबी हो गईं। ओशो ने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखा, अर्थात मुझे संभाला, सहारा दिया और दूसरी ओर मुस्कुराते हुए बच्चन जी को कहा, आप ठीक कहते हैं। जबलपुर पहुंचकर मैंने बच्चन जी को पत्र लिखा, जिसके उत्तर में उन्होंने 22 अगस्त 1969 को लिखा, आचार्य रजनीश जी से मिलना मेरे लिए एक नया अनुभव था। उनका हृदय दर्पण के समान है, मुझे उसमें अपनी छाया दिखी। मेरा दर्पण उतना साफ तो नहीं, पर उन्हें उन्हें भी मैंने अपने हृदय में बिंबित पाया। मैं उनकी पुस्तकें पढ़ रहा हूँ, पुस्तक से अधिक उनके संपर्क से उन्हें जाना जा सकता है। इसी से मेरी अभिलाषा है कि कभी उनके सत्संग का लाभ उठाऊं। उनका काम कठिन पर परमावश्यक है। हर अच्छा काम बलि लेता है, कहीं इस विभूति को भी न अपनी बलि देनी पड़े। मैं सोचकर कातर हो उठा था। भावुकता दुर्बलता है, पर अपनी दुर्बलता से ही तो कुछ किया जा सकता है। दूसरों की दृढ़ता मेरे किस काम की। आचार्य जी को घोषित करके अपना आचार्य तो त्याग देना चाहिए, मना कर देना चाहिए कि कोई उन्हें आचार्य न लिखे। वे मानव होकर ही बहुत बड़े हैं और मेरे जैसे साधारण आदमी उनसे एकता का अनुभव करते हैं। आचार्यों ने गुरडम फैलाया है, जिसके रजनीश जी हरगिज पोषक नहीं। दृष्टता न समझी जाए तो कभी रजनीश जी के सम्मुख मेरा निवेदन प्रस्तुत कर देना। 19 सितंबर में रजनीश जी ने दिल्ली आने को कहा था। आ रहे हों तो तिथि के बारे में मुझे सूचित करना, मैं उनसे मिलूंगा। ठहरेंगे तो वे मोतीलाल बनारसी दास के ही यहाँ। तभी अक्टूबर में जबलपुर आने का कार्यक्रम बनाऊंगा। कोई प्रचार, कोई साहित्यिक गोष्ठी नहीं। किसी को मेरे आने की खबर भी न हो तो ज़्यादा अच्छा। मैं अधिक से अधिक समय जो रजनीश जी दे सके उनके साथ बिताना चाहूँगा। ज्ञातव्य है कि बच्चन जी भारत के किसी भी नगर में जहाँ जाते गोष्ठियों पर गोष्ठियाँ, वार्ताओं पर वार्ताएं आयोजित की जाती, यहाँ तक कि समय कम पड़ जाता। पर इस बार वे जबलपुर स्वयं एक जिज्ञासु साधक की भांति आना चाहते थे, जो कि उनके उपर्युक्त पत्र से प्रकट है। पर अक्टूबर में वे ओशो के सानिध्य का लाभ नहीं लेने आ सके, क्योंकि बाथरूम में पैर फिसल जाने से उनकी रीढ़ की हड्डी में मोच आ गई। जीवन में छोटी-छोटी घटनाएं भी कितना फर्क डाल देती हैं। वे अक्टूबर में आ सके होते, ओशो के निकट सानिध्य का सुअवसर मिल गया होता, तो न जाने उनकी जीवन यात्रा किस ओर गई होती। जो भी हो, फिलहाल तो ओशो में उनकी रुचि निरंतर बढ़ती गई। उन्होंने 22 अक्टूबर 1969 को मुझे लिखा, मैं अब ठीक हूँ। रजनीश जी को मैं 13-10 और 18-10 को मिला था। उनसे मिलकर सुख होता है। उनका साहित्य जो अ, उपलब्ध हो सका है मैं पढ़ चुका हूँ। युक्रांत और ज्योतिषिखा का ग्राहक हो गया हूँ। घर में सबको मेरी याद। युक्रांत जबलपुर से प्रकाशित होने वाली एक पाक्षिक पत्रिका थी, जो बाद में मासिक हो गई थी। ज्योतिषिखा बम्बई से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक पत्रिका थी। दोनों पत्रिकाएं मात्र ओशो के विचारों के प्रकाशनार्थ निकलती थीं। कुछ दिनों बाद बच्चन जी अपने एक अदिनांकित पत्र में लिखते हैं, मैं युक्रांत और ज्योतिषिका का ग्राहक बन गया हूँ, पर युक्रांत के 2 और 3 अंक मुझे नहीं मिले। ज्योतिषिका के 5, 12, 13, 14 अंक आए हैं। शेष अंकों को भी देखना चाहता हूँ। अगर कहीं से प्राप्त हो सके तो बीपी से भिजवाने का प्रबंध कर दें। मैं रजनीश जी के प्रकाशित सब कुछ को देखना चाहता हूँ। कुछ साहित्य उनका तुमने भेजा है, कुछ मैंने मोतीलाल बनारसी दास से खरीदा। विज्ञापित साहित्य में जो मेरे पास नहीं है, उनके लिए मैंने ज्योतिषिका कार्यालय को ऑर्डर भेजा है। उनकी वाणी युग की अनिवार्य आवश्यकता है। मुझे लिखे रजनीश जी के पत्र की ठीक प्रतिलिपि यदि तुम्हारे पास हो तो यदि
संपादक जी चाहें और रजनीश जी को कोई आपत्ति न हो तो युक्रांत में तुम उसे अविकल छपवा सकते हो। रजनीश जी का दिल्ली आने का कार्यक्रम कब का है? मैंने ही बच्चन जी से जिक्र किया था कि ओशो ने आपको जो पत्र लिखा है उसकी कॉपी करके मैंने रख ली है, कहें तो उसे युक्रांत में प्रकाशनार्थ दे दूं। ओशो का यह पत्र यहाँ दिया जा रहा है। रजनीश, कमला नेहरू नगर, जबलपुर, 8 सितंबर 69। मेरे प्रिय प्रेम, ऐसा कहाँ होता है कि दो व्यक्तियों में मिलन हो पाए। इस पृथ्वी पर तो कहीं कहीं इस पृथ्वी पर तो नहीं ही हो पाता है। संवाद असंभव ही प्रतीत होता है, लेकिन कभी-कभी असंभव भी घटता है। उस दिन ऐसा ही हुआ। आपसे मिलकर लगा कि मिलन भी हो सकता है, और संवाद भी, और शब्दों के बिना भी, और आपके आंसुओं से मिला उत्तर। उन आंसुओं के प्रति मैं अत्यंत अनुग्रहित हूँ। ऐसी प्रतिध्वनि तो कभी-कभी ही होती है। मधुशाला देख गया हूँ, फिर देख गया हूँ। गीत गा सकता तो जो मैं गाता, वही उसमें गाया है। संसार को भी आनंद से स्वीकार कर सके, ऐसे सन्यास को ही मैं सन्यास कहता हूँ। क्या सच ही संसार और मोक्ष एक ही नहीं है? अज्ञान में द्वैत है, ज्ञान में तो बस एक ही है। आह! प्रेम और आनंद के जो गीत गा नाच सके, वह भी क्या धर्म है? प्रेम और आनंद के जो गीत गा नाच न सके, वह भी क्या धर्म है? रजनीश के प्रणाम। पुनश्च शिव कहता है कि आप यहाँ आने को हैं, आवें जल्दी ही। समय का क्या भरोसा है? देखें, सुबह हो गई है, सूरज जन्म गया है, और अब उसके अस्त हो जाने में देर ही कितनी। धन्यवाद।